गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। ये एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड भी टॉपिक है और कभी कभी बोर्ड में इसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी पूछ दिया जाता है। किस तरीके से वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज सिस्टम की निकालेंगे। When there is the no external electric field is present initially, and when the second case is there कि कोई भी चार्ज सिस्टम जब बनाया जाए, असेंबल किया जाए in the presence of an external electric field। तो सबसे तो पहले बात ये आती है कि what do you mean by electrostatic potential energy। आप कहते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ वैसा ही जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करी गई थी 11th क्लास में। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी चार्ज सिस्टम को असेंबल करने के लिए करना होता है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या ये कह दें कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग अ चार्ज सिस्टम इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मान लीजिए आप एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, एक लाइन है, उस लाइन पर 1.1 1.2 इस पर दो चार्जेस लाके रखना चाहते हैं, तो कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी चार्ज सिस्टम को बनाने में करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स इन द सिस्टम, दैट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दैट सिस्टम। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा? It is the amount of work done in assembling a charge system in bringing the charges from infinity to the respective points in the system। अब बात आती है, ये तो पहली बात हो गई जो मैंने आपसे बोली। सेकंड पॉइंट ये है कि हम ये मानते हैं बेटा, ये कन्वेंशन है हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हम इन्फिनिटी पे जीरो लिए थे, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो टेकन जीरो एट इन्फिनिटी। और इसीलिए आप ये कहते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए ये रेफरेंस पॉइंट है। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये मानते हैं, जैसे मैंने कहा इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी, इसी वजह से कहा क्योंकि वहां पर मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या माना है? जीरो माना है। तो हम जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिफाइन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी डिफाइन है। तीसरी बात ये है, मान लीजिए आपसे कोई एक रीजनिंग पूछे कि जिस पॉइंट पर तुमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना, मींस इन्फिनिटी पर जीरो माना है, आप उसको इन्फिनिटी पर जीरो ना माने, इन्फिनिटी पर वो नॉन जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो। तो ध्यान देना, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो नहीं मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम चेंज कर जाएगा, इट विल बी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। कुछ और आएगा जब आप इन्फिनिटी पर जीरो मानेंगे। अगर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं, कहीं और पर जीरो है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। लेकिन जो चेंज इन सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन जो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेगी, दैट रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी बदलते हैं तो there will be the change in the electrostatic potential energy of the charge system, but change in the potential energy of the system, अगर आप चेंज ऑब्जर्व करें दो सिचुएशन में, the change will remain the same। ये बात रही आपकी। अब हम यहाँ पर, ये तो इंट्रोडक्शन रहा कि what is the potential energy with respect to which point we are going to define the electrostatic potential energy of system, and what will happen if the point of energy, zero energy, is not taken at infinity। सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं, और केस 1 में देखते हैं when there is the no external electric field, when E external is equals to 0, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं। जब यहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है, मैंने बेटा स्पेस में ये पॉइंट 1 लिया एंड दिस इज द पॉइंट 2।
ये इन्फिनिटी, द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर एक पेयर ऑफ चार्ज सिस्टम बनाता हूं, Q1 को लाके यहां रखा, Q2 को लाके यहां रखा, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इस Q1 Q2 को इस सिस्टम में 0.1 और 0.2 पे लाने पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। अब आप देखिए बेटा, चार्ज Q1 को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, जस्ट ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम द इंफिनिटी, और Q1 को इनफाइनाइटली वेरी स्लोली जब हम इंफिनिटी से 0.1 पे लेके आएंगे, देयर विल बी नो वर्क हैज बीन डन, क्योंकि पहले से यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। यहां से लेके यहां तक एक समझ जाइए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सेम पोटेंशियल सरफेस है, जिस पर वर्क डन आपका क्या होगा, 0। तो नो वर्क हैज डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू द 0.1। लेकिन जैसे ही ये चार्ज Q1 यहां पर आ जाएगा, ये अपने सराउंडिंग में क्या सेटअप करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही 0.2 है, मींस वंस द चार्ज Q1, नो डाउट Q1 को इंफिनिटी से इनफाइनाइटली सोली 1 पे लाने में, 0.1 पे लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन जब चार्ज Q1 यहां पर आ जाएगा तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, और ये जो 0.2 है वो इसे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में है या नहीं है, और मैंने कहा Q1 की वजह से इस 0.2 पर मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 होगा। इस Q1 से इस 0.2 की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं बेटा ये R12 है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द 0.2 ड्यू टू द चार्ज Q1, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल इसको V2 कह दीजिए, एंड पोटेंशियल एट द 0.2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 0.2 पर जो पोटेंशियल हो Q1 की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय यहां से डिस्टेंस R12, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये V2 आ गया। नाउ जस्ट ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम द इंफिनिटी टू द 0.2, चार्ज Q2 को इंफिनिटी से ला रहे हैं फाइनाइटली वेरी स्लोली टू द 0.2 और लाके यहां पर रखा। अब बात आती कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, तो मैंने कहा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q2, और ये अंडरस्टूड है इनफाइनाइटली वेरी स्लोली from infinity to 0.2, from infinity to 0.2, and you can say that W equals to कितना चार्ज लेके आए Q2 मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटा, V2 है फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं बेटा कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इंप्लाइड दैट W is equals to Q2 into V2, वैल्यू रख दीजिए। This implied that जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया इस चार्ज सिस्टम को असेंबल करने में, that will be stored in the form of electrostatic potential energy in this system, and you can say that U is equals to Q2 1/4 pi epsilon naught into Q1 divided by R12. This implied that U equals to 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R12. So this is the electrostatic potential energy stored in a pair of charge system, जिनको हम कहां से लेके आए बेटा, इन्फिनिटी से लेके आए हैं। और जब तक आपको कोई डिक्लेयर ना किया जाए तब तक यही आपको समझना है कि द चार्जेस आज ब्रिंगिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा इस पेयर ऑफ चार्ज सिस्टम को बनाने में, वो इस पेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर गया। तो ये कंसेप्ट रहा कि व्हाट एवर द वर्क डन हैज बीन डन in order to assemble a charge system, that will be stored in the form of electrostatic potential energy in that system.
अब आते हैं बेटा कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशंस यहां पर लेते हैं, और दिक्कत ये है बेटा कि डायरेक्ट में स्पेस रिप्रेजेंटेशन में इसलिए नहीं लगता, चाहे फील्ड लिखना रहा हो, चाहे पोटेंशियल लिखना रहा हो, चाहे फोर्स लिखना रहा हो, क्योंकि आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, फेमिलियर नहीं इससे पहले। तो अभी तो मैंने एकदम किताबी अंदाज में आपको डेरिवेशन करा दिया। U is equal to 1/4 pi epsilon Q1 into Q2 multiplied divided by separation between the two charges। हम ये भी कर सकते थे कि Q2 को पहले लाते और Q2 के प्रेजेंस में Q1 लाते। आप उल्टा करके देख लीजिए, आप वही पाते। देखिए कैसे, अगर हम Q2 को पहले लाते तो Q2 को लाने में कोई वर्क डन ना होता। Q2 की प्रेजेंस में Q1 आएगा तो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 आएगा, तो Q2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होता, 1/4 pi Q2 by R12। W इक्वल्स टू Q1 को जब लाते तो Q1 इंटू V1 माइनस इन्फिनिटी वैल्यू रखते, फिर आपको यही मिलती। तो चाहे हम Q1 के प्रेजेंस में Q2 लाएं या Q2 के प्रेजेंस में लाएं, सेम अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है इन स्पेस। मैं कोई अलग चीज नहीं लिख रहा बेटा, बस जो आपको समझाया है इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को जब कभी भी इस फॉर्म में भी पूछा जाए तो मेरा बच्चा साउंडली जवाब दे सके कि हमें क्या करना है। और लिख इस ले रहा हूं कि बोर्ड 2010 में इसी वेक्टर फॉर्म में 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आपसे पूछ दिया, अभी उसका भी जिक्र मैं आपसे करूंगा। मैंने कहा इसी चार्ज सिस्टम को अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन कर लें, जस्ट इमेजिन इन द 3 डायमेंशनल स्पेस द सेम सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and this is the z axis, x, y and the z। यहां पर है इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते, चार्ज Q1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। देयर द चार्ज Q2 and the position vector is R। सॉरी टू से, मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा, R1 है, और ये पॉइंट 2 है, पोजीशन वेक्टर R। मैंने फाइनली पूरा कंक्लूजन बोल दिया। अब जैसे मैंने बात यहां पर समझाई, सेम बात यहां पर सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। फर्क कितना है, ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है और यहां पर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। यहां पर मान लीजिए बेटा इंफिनिटी, और आपने कहा पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, दैट विल बी 0। जब Q1 यहां पर आ गया तो इसने इस स्पेस में अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट 2 है। तो मैंने कहा इस पॉइंट 2 पर जो पोटेंशियल है वो कितना बेटा, V2 है, और ये पोटेंशियल जो पॉइंट 2 पर होगा वो किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो Q1 की वजह से अगर इस पॉइंट 2 पर पोटेंशियल लिखना है तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस वेक्टर R12 का मॉड हो जाएगी। एंड V2 अगर मैं लिखूं तो आप भी कहोगे V2 इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught into Q1 divided by mod of R12, and this implies that work done कितना करना पड़ा। अब यहाँ पर amount of work done in bringing the Q2 from infinity to the point 2, क्या होता है वर्क डन, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। कितने चार्ज को लेके आए, Q2 को, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V2 और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल V इनफाइनाइट। हमने माना है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा that will be stored in the form of electrostatic potential energy, therefore you can say that U is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by mod of R1। सेम एक्सप्रेशन लिखा है, बस रिप्रेजेंटेशन स्पेस में दिखाया है। mod of R12 मीन्स बेहतर है कि आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखें, ताकि अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी दिया जाए तो मेरे हर बच्चे को क्लियर रहे। मान लो पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए x1, y1, z1। पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए x2, y2, z2। तो मेरा बच्चा बड़े आराम से लिख सकता है कि R12 क्या होगा। तो R12 का जो मॉड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप
होता है ना, x2 माइनस x1 आई कैप होगा, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। क्योंकि वेक्टर r12 जब आप लिखोगे तो वेक्टर r12 क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन इनिशियल x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 k कैप, और इसी का मॉड लिखना हुआ तो दिस विल बी द मॉड। तो ये एडवांस फॉर्म में मैंने आपको चीजें सिखा दी कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी कहता है तो आप किस तरीके से कोरिलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन की। तो इतनी बात तो हमारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना बार बार इस बात को मैं कहता हूं क्योंकि यही वर्ड आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बन जाएगा कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी चार्ज सिस्टम को असेंबल करने में करना पड़ेगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दैट सिस्टम व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। अब आते हैं डिस्कशन के पॉइंट नंबर 2 पर, एंड दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी आपने डिराइव किया U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 divided by R12 या मॉड ऑफ R12, जो भी है वो डिस्टेंस का ही मैग्नीट्यूड। यहां से अगर देखा जाए तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R12। फर्क इतना है कि अगर Q1 into Q2 का प्रोडक्ट greater than 0 है तो this implies means either both are positive charges, either both are negative charges। तो ऐसे केस में बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये ग्रेटर देन 0 होगी। ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज पॉजिटिव है पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। Q1 into Q2 लेस देन 0 अगर है मीन्स Q1 पॉजिटिव है या Q2 आपका नेगेटिव है, या Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है। ऐसे केस में Q1 into Q2 का साइन नेगेटिव आएगा एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, ये विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो कभी कभी हमसे आपसे पूछ दिया जाए कि एक चार्ज सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0, व्हाट कंक्लूजन यू हैव ड्रॉन। तो वन कंक्लूजन इज दैट कि वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। तो इस तरीके की बातें आपसे पूछ सकता है, तो सोचने का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए बच्चा। अब देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इस एक्सिस पर हमने U को प्लॉट किया है और इस एक्सिस पर हमने सेपरेशन प्लॉट की है बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, द ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर U पॉजिटिव मींस ये तब बनेगा जब बोथ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, मींस दोनों लाइक चार्जेस हैं, दैट इज Q1 into Q2 ग्रेटर देन 0। U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, आपको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगा मींस इसी की कार्बन कॉपी बन जाएगी, सॉरी मिरर इमेज, दैट इज Q1 into Q2 लेस देन 0। इसी की मिरर इमेज समझ जाइए बन गई है। और यहाँ पर ये तब है जब एक चार्ज पॉजिटिव है एंड अदर चार्ज इज नेगेटिव। तो ये तो वेरिएशन रहा U वर्सेस R। अब यहाँ पर कुछ फंडे डिस्कस करते हैं आपसे, और ये फंडामेंटल्स जो हैं वो न्यूमेरिकल के। पहला यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन में इतनी तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आपसे कहेगा बेटा फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। आपसे ये कह सकता है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम, टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम। आपसे ये कह सकता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज बीन यूज्ड टू टेक द चार्ज इनफाइनाइटली अपार्ट और टेक द चार्जेस टू इंफिनिटी अगेन, मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्ट्रॉय या टू डिसोसिएट द सिस्टम कंप्लीटली। ये बन सकता है, तो पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा अगर मुझसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, हमसे वर्क डन ऑफ असेंबलिंग पूछे, वर्क डन ऑफ असेंबलिंग अ चार्ज सिस्टम, इन दोनों ही सिचुएशन में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम ही निकालनी है, क्योंकि मैंने बार बार वही भाषा यूज करी है कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा that will be stored in the form of electrostatic potential energy in assembling the system। जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबलिंग द सिस्टम होगा। एक यहां पर बात और यूज कर देते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक द चार्जेस इन्फिनिटी, और इसको मैं कहता हूं वर्क डन डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। ये नहीं किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी पे ले गए, आप जो सिस्टम बनाया कहां से चार्जेस लाए थे, इन्फिनिटी से, दोबारा फिर उनको इनफाइनाइटली अपार्ट कर दिया। इसी को इन शॉर्ट ये भी समझ सकते हैं वर्क डन इन टेकिंग द चार्जेस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू। ये बताओ बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको क्या बताई है, कंजर्वेटिव फील्ड बताई है। और कंजर्वेटिव फील्ड की बात क्या होती है कि वर्क डन ओवर द राउंड ट्रिप क्या होता है, जीरो। मींस एक सिंपल सी बात, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम को असेंबल करने में करना पड़ेगा, उसी का इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन सिस्टम को डिसोसिएट करने में करना पड़ेगा। मींस अगेन आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें, और आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी जो निकली वो वर्क डन असेंबलिंग है, वर्क डन डिसोसिएशन इसी का इक्वल एंड अपोजिट, मींस पोटेंशियल एनर्जी निकाली और उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस मच विल बी द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम कंप्लीटली। इस तरीके की लैंग्वेज में आपसे पूछेगा। अब बात आती है, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बात समझाता हूं कि कैसे हम पेयरिंग करेंगे, और इसी को भी न्यूमेरिकल के फॉर्म में, जो कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 2.4 है, बोर्ड का बहुत फेवरेट न्यूमेरिकल है, या ये कहते हैं उस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और वैसा ही न्यूमेरिकल आप ग्रेविटेशन में सॉल्व करके आए हैं पिछली क्लासेस में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ये चार्ज Q1 है, सारे फिलहाल मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। ये स्क्वायर की चार साइड्स पे रखे हुए हैं, जिसकी साइड लेंथ L है, और आपसे कहता है कि सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप बता दीजिए। आपको जुगाड़ सिखाना हो बेटा तो 1 सेकंड का टाइम लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसी आएगी। मैंने कहा कि एक पेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है 1/4 एप्सिलॉन Q1 into Q2 upon R12, मींस रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। आप एक काम करो, यहां पर सारे यूनिक पेयर्स बना दो। तो अगर एक पेयर देखा जाए तो ये बना हुआ है, दिस इज द वन पेयर, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये डायगोनल बन गया, एक पेयर आपका ये डायगोनल बन गया। सारे जितने यूनिक पेयर्स थे बना दिए। मैंने कहा इस पेयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी, मैंने इसे U1 कह दिया या UAB भी कह सकते, जो नोटेशन तुम्हें बेटा सूट करे। इस पेयर में जो एनर्जी स्टोर करी वो U2 कह दिया, इसमें जो एनर्जी स्टोर करी बेटा इस पेयर में U3 कह दिया, इस पेयर में जो एनर्जी स्टोर करी बेटा इसे U4 कह दिया, इस पेयर में जो एनर्जी स्टोर करी बेटा इसे U5 कह दिया, इस पेयर में जो एनर्जी स्टोर करी वो हमने U6 कह दिया। U1, U2, U3, U4, U5 एंड U6 आपने इस तरीके से कह दिया। और आपने कहा टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली हुई, तो U is equals to U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। और इनमें से कोई भी बात आपसे पूछी गई, आपने उसका आंसर कर दिया। अब बात हम ये आती है, तो ये डिस्टेंस डायगोनल हो गई L√2। बात ये आती है कि सर आपने ये पेयरिंग क्यों करी,
आपने कह दिया हम क्यों करते हैं भाई, आपके कहने से थोड़ी कर देंगे, आपने तो भी एक पेयर के लिए हमें बताया था 1/Q1 × Q2/R12 और वहां पर आपने मुझे दिखाया कि ये वर्क डन हो रहा है, इस वजह से ये वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ये कैसे क्यों पेयरिंग कर दी भाई आपने, हम कैसे मान ले आपकी बात? तो मैंने कहा बिल्कुल मत मानिए बेटा, अब इसी का कंसेप्ट सुनिए। नो डाउट कंसेप्ट सिर्फ आपकी रीजनिंग को शार्प करने के लिए, आपके नॉलेज को शार्प करने के लिए बता रहा हूं, बाकी न्यूमेरिकल तो बेटा यहीं से हो जाना है। बात आती है कि ये स्क्वायर था एबीसीडी हमारे पास, ये स्क्वायर एबीसीडी है हमारे पास, ये वर्टेक्स ए है बच्चा, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है। बेसिक लाइन हमारी क्या है कि चार्जेस कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, मैंने कहा ये चीज अंडरस्टूड है कि चार्जेस ऑलवेज कम्स इनफाइनाइटली वेरी स्लोली। ये पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 है। जरा देखना भैया ये बात ऊपर लिख दूं जरा मैं, सीमा रेखा ड्रॉ कर। Q1 कहां पे लाए, ए पर, पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब आपने इसको लाके रखा होगा यहाँ पर तो नो वर्क हैज बीन डन, यही तो कंसेप्ट होता है। जब पहला चार्ज हम लेके आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन करना नहीं होता, क्योंकि पहले से कोई फील्ड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो वर्क डन आपका 0। अब जब आप Q2 को लेके आ रहे हैं तो Q2 इज कमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ दी Q1। इस Q1 की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 द Q2 इज कमिंग एंड देयरफॉर आपने कहा कि Q2 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा W = 1/4πε0 Q1 × Q2/R12, क्योंकि Q1 के प्रेजेंस में जब Q2 आएगा तो वर्क डन कैसे निकलेगा ये सिखा चुका हूं, ठीक है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं आता। अब आए भैया Q3 को लेके, ये Q3 जब हम Q3 को लेके चले और कहां पे लाकर रखना, C पर, तो ये C पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पार्ट है और Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट। मींस हम जब Q3 को लेके चलेंगे इंफिनिटी से तो देयर इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q3 इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ Q2। तो Q1 के प्रेजेंस में जब हम इसको निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला U = 1/4πε Q1 × Q3 अपॉन दिस डिस्टेंस AC। Q2 के प्रेजेंस में निकालना होगा 1/4πε Q2 × Q3 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस BC। मींस यहाँ पर ये दो चार्जेस के प्रेजेंस में आ रहा है, इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से जो वर्क डन हुआ वो इस पेयर में स्टोर कर गया बेटा, ये तो बता ही चुका हूं, और इस Q2 की प्रेजेंस में आने की वजह से जो वर्क डन हुआ वो इस पेयर में स्टोर कर गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। अब तो शायद Q4 आप खुद अंदाजा लगा ले। जब हम Q4 को इंफिनिटी से यहां पर लेके आएंगे, इट कम्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, तो Q1 की प्रेजेंस में आने की वजह से जो वर्क डन हुआ वो इस पेयर में स्टोर कर गया। Q2 के प्रेजेंस में आने की वजह से जो वर्क डन हुआ बेटा वो इस पेयर में स्टोर कर गया, एंड Q3 की वजह से आने में जो वर्क डन हुआ वो इस पेयर में स्टोर कर गया। एंड दिस इज द रीजन कि आपने यहाँ पर ये सारे यूनिक पेयर्स चार्ज सिस्टम के लिए हैं in order to getting the electrostatic potential energy of the system। तो ये तो एक पॉइंट रहा न्यूमेरिकल का। इसी न्यूमेरिकल में दूसरा पॉइंट अब देख लीजिए बेटा, सेकेंड पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं न्यूमेरिकल में। जितने पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके अलावा कोई न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, ये आप जान लो। जितने बता रहा हूं सब इसी में बनेंगे, इसी पे बनते हैं, इसी पे बनेंगे। थर्ड का सेकेंड पॉइंट, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। हमें वर्क डन निकालने को कह दिया जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कह दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने इसका हेडिंग क्या दिया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये एक चार्ज सिस्टम था, उसकी सूरत हाल हमने कुछ बदल दी, चार्जेस वही रहे, बस उनकी पोजीशंस को बदल दिया, या कुछ चार्ज ले आए और कुछ चार्ज दे आए। ऐसे केस में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ या कितनी अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई ये बताना है। जैसे मैं पूछ दूं कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन कह दूं कितना अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, दोनों बातें सेम है बेटा।
दोनों में सेम वर्किंग आपको करनी है, बट व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा सही स्ट्राइक करता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो कहना क्या चाहता हूं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से बच्चा हो सकता है। वो कैसे होगा देखो, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ भी कैसा भी है उससे क्या फर्क पड़ना है। ये ए है, एग्जांपल के तौर पे ले लिया, साइड लेंथ ए है, ये वर्टेक्स ए है बेटा, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। आपने ये चार सिस्टम को असेंबल किया, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर ये Q3। आपसे कहा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई इस चार सिस्टम की, यस कितना वर्क डन हुआ इस सिस्टम को बनाने में। आपने सारे पेयरिंग कर दी, यूनिक पेयरिंग। आप देख सकते हैं यहाँ 3 पेयर आ रहे हैं, लॉजिक पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मेरे किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा सर ये U1 हो गया, ये U2 हो गया और ये आपका U3 हो गया। आपसे पूछा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, मींस U इनिशियल इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब तक तो न्यूमेरिकल पार्ट ही रहता था। मैंने कहा नाउ दीज चार्जेस आर शिफ्टेड टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड लेंथ इज B। दोनों हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बड़ा लिया गया है वो छोटा लिया गया, वो तो कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम पर है। फिलहाल हमने मान लेते हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये शिफ्ट हो गए टू द वर्टिसेस P, या ये कहते हैं A डैश B डैश एंड C डैश ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड लेंथ इज B। ये Q1 यहां पर आ गया, Q2 यहां पर शिफ्ट कर दिया, Q3 यहां पर आ गया। कहता अब बताओ, तो मैंने कहा U फाइनल अगर निकालना हुआ फिर वही बात पेयरिंग करेंगे। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। नए सिस्टम में पेयरिंग कर दी, U1 डैश, U2 डैश, U3 डैश, दैट इज U फाइनल कितनी आ गया, U1 डैश प्लस U2 डैश प्लस U3 डैश। तुमसे पूछा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तुमने बड़ी आसानी से कहा सर डेल्टा U इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक, मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं तुमसे ये पूछूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in change by forgetting the change in the configuration of this system, amount of work done. तो work done of change in configuration, work done of change in configuration अगर आपको निकालना है तो that will be equals to delta, क्योंकि जितना अमाउंट से पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी सिस्टम के, that will be the amount of work done in changing the configuration. डेल्टा U is the U final minus U initial। ये एक तरीका रहा न्यूमेरिकल का, 2015 में आ चुका, इसी फंडे पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अभी। अब आते हैं सेकंड तरीका है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का, ये भी समझा देता हूं। अभी नहीं आया न्यूमेरिकल बोर्ड में, अभी तक इधर 8-10 सालों में हो सकता बन जाए। इसमें क्या था, आपने पोजीशंस को बदला, चार्जेस की पोजीशंस को बदल दिया, तब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। यहां देखो, मैंने कहा मेरे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टेक्स पर चार्जेस प्लेस है। ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है, ये वर्टेक्स D है। यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है और यहां पर Q4 है। Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये चारों कॉर्नर पे आपने चार्ज प्लेस कर दी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना हुआ सिस्टम की तो U इनिशियल आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। U इनिशियल U मिल गया। आई थिंक अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि सारे पेयरिंग करेंगे, सारे 6 पेयर को ऐड कर देंगे। मैंने कहा कि इस चार्ज Q4 को, नाउ द चार्ज Q4 इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम एंड टेकन टू इन्फिनिटी। Q4 को कहां पे लेके चले गए, इन्फिनिटी। लाए कहां पे, इन्फिनिटी से।
तो जब आप Q4 को इन्फिनिटी पे लेके चले गए तो आपका रिमेनिंग सिस्टम क्या बचा? ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। एक पेयर आपका ये बना लेफ्ट सिस्टम में, एक चार्ज सिस्टम आपका ये बन गया और एक चार्ज का पेयर ये बन गया। इस सिस्टम में 3 पेयर बना। आपने यू फाइनल निकाल दी। यू फाइनल कैसे पता चलेगा? हमारे सारे बच्चों को पता है। तो यहां से पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन टू चेंज, वर्क डन ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब शायद मेरे बच्चे सारी बातें समझ रहे होंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इससे ये पता चल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ इस Q4 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ले जाने में। तो 2 तरीके से चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक केवल पोजीशन में चेंज हुई बट सिस्टम से इलिमिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पर इलिमिनेशन है तब कर सकते हो। तो जैसे मैंने इलिमिनेट किया वैसे मान लीजिए मैं ले आता एक चार्ज और, तो जैसे आपने इलिमिनेशन किया वैसे एक चार्ज लाते तब कहते कितना वर्क डन हुआ, तब सेम प्रोसीजर है। जब चार्ज नहीं था तब क्या पोटेंशियल एनर्जी थी, जब नया चार्ज आ गया सिस्टम बन गया अब उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, एंड यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन द वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात रही बेटा कि कुछ फंडे पर, और अभी तक मैंने जितने भी केस आपको बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ केस 1 के हैं। मीन्स तब असेंबली ऑफ चार्ज सिस्टम की बात करी है when there is no external electric field is present। अब हम आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, केस 2 की बात करते हैं। एंड इन द केस 2 when the external electric field is present। Next we come to the case 2 when the external electric field is present। Now beta we come to the next topic when the external electric field is present। तो मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पर स्पेस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 2 पॉइंट्स हैं। दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर सेट है हो सकता है वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। फिलहाल मैंने कहा इस पॉइंट 1 पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल है वो V1 है और इस पॉइंट 2 पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज द V2। पॉइंट 1 से 2 या 2 से 1 के बीच की जो रिलेटिव सेपरेशन है वो R12 है। अगर मैं इसी को स्पेस में देता तो यही वेक्टर R12 हो जाता। ये शायद अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमने 0 माना है और यहाँ पर एक चार्ज सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी एंड वी नो दैट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0। मान लेते चार्ज Q1 हम इनफाइनेटली वेरी स्लोली ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट 1 और आप देख सकते हैं कि दिस चार्ज Q1 इज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सटर्नल और उस पॉइंट पर आज जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है V1। तो अगर मैं यहां पर लिखूं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q1, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing the Q1 from infinity to point 2, from bringing Q1 from infinity to point 1। अगर बेटा इसको मैं W1 कह दूं तो W1 इक्वल्स टू चार्ज कितना लेके आए Q1, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V1 और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल V इंफिनिटी। पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है बेटा 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट work done in bringing the Q1 W1 equals to Q1 into V1। ये आपका आ गया कि जब हम Q1 को लेके आए इस पॉइंट 1 पर तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। अब जब चार्ज Q1 आ गया यहाँ पर अब हम Q2 को लेके आएंगे। Q2 को लेके चलने से पहले जरा जज करिए कि अंडर विच इन्फ्लुएंसेस द Q2 विल कम।
तो जब Q2 को इंफिनिटी से लेके चलेंगे तो इट इज कमिंग द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q1 आल्सो। तो मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट 2 in the presence of electric field only या due to the presence of external electric field only, तो external electric field के इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है V2 है। ध्यान देना इस V2 पोटेंशियल में इस Q1 की वजह से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैंने कहा W2 इज इक्वल्स टू कितना होगा Q2। ये वर्क डन में निकाल जब चार्ज सिर्फ आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Q2, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट में पॉइंट 2 पर पोटेंशियल V2 है एंड पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0 एंड पोटेंशियल दैट इज V infinity will be equals to 0 and this implies that W2 is equals to Q2 into U2। ये वर्क डन आया सिर्फ इन ब्रिंगिंग द चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर Q1 आ गया है तो Q1 की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 मींस ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है W12 इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 ओनली। और ये मैं शायद डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने ये निकाल चुका हूं ना आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। ये मत सोचिएगा कहां से आ गया, आपको पता है ना कि अगर सिर्फ Q1 के प्रेजेंस में निकालना है तो Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, Q2 को ला रहे हैं Q2 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट द पॉइंट 2 ड्यू टू द चार्ज Q1, और ये हम लोग केस 1 में निकाल चुके हैं ना, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। बेटा आप कहें तो मैं डिराइव भी कर दूं, लेकिन डायरेक्ट इसलिए दे दिया ये वो वर्क डन है जो आया है इन ब्रिंगिंग द Q2 इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 ओनली। अब ये बताओ नेट वर्क डन कितना हुआ इस पेयर को बनाने में, W इक्वल्स टू W1 ब्रिंगिंग द Q1 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, work done in bringing the Q2 in the presence of external field, work done in bringing the Q1 in the presence of bringing the Q2 in the presence of Q1 only। ये जितना वर्क डन हुआ वो सारा का सारा किस फॉर्म में स्टोर कर गया, in the form of electrostatic potential energy of this charge system, and now this implies that U is equals to Q1 into V1 plus Q2 into V2 plus 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R12, और सिंपली यू कैन से दैट मैंने कहा ना अगर इसको वेक्टर R12 लिख दें या बेहतर है इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो मॉड ऑफ R12। ध्यान देना बेटा ये R12 लिखा है, अगर हमने सिंपली लाइन पे दिखाया, अगर यही स्पेस में दिखाते तो क्या लिख देते मॉड ऑफ R12। तो ये आपका रहा पोटेंशियल एनर्जी इन असेंबलिंग अ चार्ज सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेटा। ना बेटा आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, अब हम आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स कराएंगे गिवन टॉपिक पर, कुछ बोर्ड में आए हुए हैं, कुछ जो कंसेप्ट हमने बता दिए हैं उन पर सब पर क्वेश्चन होंगे जितने बता दिए। 4 charges are arranged at corners of a square ABCD of D as shown in figure. Find the work required to put together this arrangement. And then second part is charge Q0 is brought to the center E of the square. The 4 charges being held fixed at the corners. How much extra work is needed to this? यहाँ पर बेटा आपका जो डायग्राम है वो दिया गया है, मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया था, अब ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ये स्क्वायर है बेटा ABCD, इट इज गिवन हियर। ये स्क्वायर ABCD आपको गिवन है। यहाँ पर बेटा ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q। ये अरेंजमेंट दिया गया है। सेंटर की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पहला फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे कि आखिर इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना फाइंड द वर्क डन टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। चलो बताओ भाई क्या करना होगा। तुमसे ये पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तुमसे ये पूछ ले कि वर्क डन कितना करना पड़ा,
तुमसे ये पूछ ले इस सिस्टम को चार्जेस को दोबारा इन्फिनिटी पे ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम सारे केस में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दो केस में वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम तो वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और वर्क डन डिसोसिएशन क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखते हैं क्या स्टेप मैंने बताया, पेयरिंग कर लीजिए। और पेयरिंग क्यों करते हैं इस कंसेप्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने कहा इस पेयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करागा वो U1 है। साइड लेंथ बेटा मैंने वहां पर नहीं लिखी, साइड लेंथ A है, सॉरी साइड लेंथ वहां पर A दे दी गई है। अरे कुछ भी ले लें उससे क्या फर्क पड़ना, ये A है। सेकेंड पेयर आपका ये है, और इस पेयर में बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी उसको बेटा हमने U2 कह दिया। यहां पर इस पेयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी उसको आपने U3 कह दिया, और यहां पर इस पेयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी ये U4 हो गया बेटा। ये डायगोनल एक पेयर बनाएंगे और आप ये कहेंगे इस डायगोनल में इस पेयर में जो स्टोर करेगी वो U5 है। क्यों बनाएंगे हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए बेटा किसी कंसेप्ट पर आपको मैंने ढीला नहीं छोड़ा, हर एक बात का एक्सप्लेनेशन दिया है। कोशिश ये करी कि जितनी बातें आपके दिमाग में उठे रीजनिंग वो सब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान क्लियर कर दूं, ये आता हो। तो मैंने कहा अगर मुझे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सॉरी हमें वर्क डन निकालना है टू असेंबलिंग द सिस्टम, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क डन ऑफ असेंबली। एंड दिस इंप्लाइज दैट U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 एंड प्लस U6। अब अगर हम जरा U1 निकाले तो U1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। U1 वाले पेयर में देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 प्लस Q इंटू माइनस Q, क्या हो गया माइनस Q स्क्वायर। इट इज माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कितना आया A। सिमिलरली Q2 निकालोगे अगेन माइनस Q इंटू प्लस Q स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस दैट इज A, दैट इज U2 भी यही हो गया। सिमिलरली सेम प्रोडक्ट सेम डिस्टेंस U3 की वैल्यू भी यही हो गई, और सेम प्रोडक्ट सेम डिस्टेंस U4 भी यही हो गया इत्तेफाक से। अब आते हैं U5 निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 प्लस Q इंटू प्लस Q दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये स्क्वायर है ना बेटा, यहां से यहाँ की डिस्टेंस डायगोनल की लेंथ हुई कि नहीं हुई, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है A√2 दैट इज डिवाइडेड बाई A√2 इक्वल्स टू। जब U6 निकालोगे नो डाउट ये माइनस है, ये माइनस है, बट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज अगेन Q स्क्वायर आएगा। सेम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक A√2 मीन्स U5 और U6 का मैग्नीट्यूड से। एंड दिस इंप्लाइज दैट अगर देखें तो हम U इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं सिंपली 4 टाइम्स ऑफ U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ U5। क्यों? क्योंकि U1 से लेके U4 आपके क्या है, सेम है। U5 U6 इक्वल है, लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A एंड प्लस 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A√2। यहां से कैंसिल करोगे बेटा तो ये √2 तुम्हें मिलेगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, Q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, A कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा -4 प्लस √2, -4 प्लस √2 यूनिट्स। अगर सब कुछ है SI में तो जूल्स भी कह सकते हैं, जूल्स कह दीजिए अगर सब कुछ SI में है। तो ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी, और आप जानते हैं जितना पोटेंशियल एनर्जी उतना ही वर्क डन ऑफ असेंबलिंग होता है ना। तो दिस इज द वर्क डन टू असेंबल द चार्ज सिस्टम, इन असेंबलिंग द चार्ज सिस्टम। मान लो तुमसे यहीं पर कहता वर्क डन डिसोसिएशन, बता चुका हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मींस आपसे कहता सारे चार्जेस को हम दोबारा इन्फिनिटी पर ले गए तो क्या होता, माइनस ऑफ U होता ना बेटा, एंड दिस इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूछा नहीं, बस मैंने आपको यहाँ बता दिया
इसी क्वेश्चन में एक और एक पार्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, -4 प्लस √2। ये तो रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यही ले लेते हैं भाई इधर पहुंचे हुए इधर। सेकेंड पार्ट में कहता है कि ये सेंटर बच्चा ई है और बताओ इस सेंटर ई पर अगर हम चार्ज Q0 लेके आते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सिर्फ Q0 को लाने के वर्क डन की बात करी। अगेन माइंड द वर्ड्स, सिर्फ इस बात की बात की गई कि Q0 को लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो मैंने कहा कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। और कहां पर, पॉइंट ई पर। मान लेते पॉइंट ई पर पोटेंशियल कितना है, VE है, और आप जानते हो कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो इन्फिनिटी से हम पॉइंट ई पर इसको लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट ई पर हम लेके आ रहे हैं। तो आप ये कहोगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q0, तो वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल Q0। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VE और इनिशियल कितना, -V इन्फिनिटी। और आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी आपका क्या होगा, 0 होगा। E की पोटेंशियल की बात करें तो देखो पोटेंशियल एट E इज इक्वल्स टू, ये टारगेट पॉइंट हो गया, याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सिस्टम। ये टारगेट हो गया, सराउंडिंग में A पर चार्ज है, B पर चार्ज है, C पर है और D पर है। तो V इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। VE की बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस यहां से यहां तक डायगोनल की आधी हो गई, दैट इज A/√2। VB की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन A/√2। BC से देखो, C से E की डिस्टेंस 1/4 पाई Q अपॉन A/√2। एंड VD की बात करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे तो डायरेक्ट लिख देता बेटा मैं सीधे बोल के, और यहां पर ये आपका A/√2। अब अगर ये हो गया तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट E क्या हो गया, 0। द पोटेंशियल एट द पॉइंट E आपका 0 आ गया बेटा। और अगर पॉइंट E पर पोटेंशियल 0, ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इत्तेफाक से 0 आ गया। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया तो वर्क डन भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q0 इज इक्वल टू 0। तो ये बात रहा कंप्लीट कि इस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना था। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अब आते हैं बेटा यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q प्लस 2Q माइनस 3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side length L. If these charges are displaced to the midpoints, A और B का midpoint क्या होगा, A1 होगा। midpoints A1, इधर midpoint A1, B1, C1 रिस्पेक्टिवली, midpoints ये A1 हो गया, मान लीजिए ये आपका B1 हो गया, एंड दिस विल बी C1। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस प्लस Q को यहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया। आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इन शिफ्टिंग द चार्जेस टू द न्यू लोकेशंस। तो एक तरीके से कहा जाए बेटा, किस टाइप का ये क्वेश्चन है, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा यहाँ पर, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कि पहले कॉन्फ़िगरेशन ये था, अब कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया। क्योंकि जब आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर प्लस Q ला के रख दोगे। ध्यान देना, ये फाइनल सिस्टम बना रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका -3Q यहाँ से ला के रख दोगे यहाँ पर, और प्लस 2Q यहाँ से ला के यहाँ पर रख दोगे। अगर रख दिया तो आप देखो अब ये एक सिस्टम बन गया तुम्हारा। ध्यान देना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L है तो यहाँ पर A1 B1 इज इक्वल्स टू B1 C1 इज इक्वल्स टू A1 C1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू L/2। इसकी जो लेंथ होगी दिस विल बी L/2 एंड L/2। सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ जूनियर क्लासेस। अब बात करते हैं
कि पहले हमारा ये सिस्टम था फाइनली, इनिशियली, और फाइनली ये बन गया, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ? तो मैंने क्या बताया था कि सिंपल सी बात है कि वर्क डन अगर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बच्चा आपको निकालना है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल। चलो बेटा पहले इनिशियल निकालते, यू इनिशियल इज इक्वल्स टू, मैंने कहा ये पेयर है हमारा, एक पेयर ये है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का वही सिस्टम, पेयरिंग कर दीजिए, और ये इनिशियल सिस्टम था, ये इनिशियल पेयर बन गए हमारे। इसमें जो एनर्जी स्टोर करी वो हमने कहा U1 है, इस पेयर में जो एनर्जी स्टोर करी बेटा वो U2 है, इस पेयर में जो एनर्जी स्टोर करेगी वो U2 है, और इस पेयर में जो एनर्जी स्टोर करेगी वो U3 है। तो यहां पर देखा जाए U इनिशियल तो U1 प्लस U2 प्लस U3, दिस implied that U initial equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 plus Q into plus 2Q, that is 2Q square divided by L plus 1/4 pi epsilon naught U2, देखो Q1 into Q2 plus Q into minus 3Q, that is minus 3Q square divided by L plus 1/4 U3 1/4 pi epsilon naught, स्क्वायर में एनर्जी देखो Q1 into Q2 minus 3Q plus 2Q minus 6Q square divided by L. This implies that U initial equals to 1/4 pi epsilon naught into Q square by L, आपका कॉमन हो गया, -6 प्लस -3 -6 प्लस -3 -9 plus 2 7, that is plus 7, that is 7Q, sorry minus 7, that is minus 7Q square by L। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। अब फाइनल सिस्टम में देखो U फाइनल इज इक्वल्स टू, अगर हम फाइनल सिस्टम में देखें तो एक पेयर आपका ये बन गया, दिस विल बी द पेयर, इसमें जो एनर्जी स्टोर करी मैंने कहा ये U1 की डैश है, इसमें जो एनर्जी स्टोर करेगी ये हमने कहा U2 की डैश है, मतलब U2 डैश है, और यहाँ पर U3 डैश है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर U फाइनल लिखें तो U फाइनल बचा कितना आ गया, U फाइनल इक्वल्स टू U1 डैश प्लस U2 डैश प्लस U3 डैश। दिस implies that U final equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2, that is plus Q into plus 2Q, that is 2Q square divided by L by 2 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 डैश की बात करें प्लस Q into minus Q, that is minus 3Q square। केवल बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, कंसेप्ट आपको आता है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान, और कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर मामला ठन ठन गोपाल है। यहाँ -3Q प्लस 2Q माइनस 6Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L बाई 2। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये L बाई 2 है, चूंकि यहाँ पर L की जगह L बाई 2, बाकी सारी चीजें तो वही हैं, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 14Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। अब आपको वर्क डन चाहिए तो वर्क डन इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q स्क्वायर कॉमन, L कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q स्क्वायर कॉमन, L कॉमन। यहाँ फाइनल में क्या है -14 और यहाँ पर क्या है -7, तो माइनस ऑफ -7 क्या हो जाएगा +7, U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 14 प्लस 7 -7 होगा ना बेटा, दैट इज -7Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो ये आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ ऐसा ही नहीं, तो ये भी जूल्स। अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो अगेन एनसीईआरटी का ही एक सॉल्व एग्जाम्पल, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। नाउ बेटा हम एक अगेन बहुत अच्छे क्वेश्चन पर आते हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ भी चुका और एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जाम्पल है 2.5। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at -9 centimeter, 0, 0 plus 9 centimeter, 0, 0 respectively, and initially external electric field is not there, means 0. How much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? जो तीसरी लैंग्वेज हम बोल रहे थे बार बार कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ टू डिसोसिएट द सिस्टम, उस पर पूछ लिया आपसे। अब क्या कहता है थर्ड पार्ट में, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to A upon R square, A is equal to 9 into 10 power 5 coulomb per meter square. What would be the electrostatic potential energy of the configuration? तो पिछला क्वेश्चन जो कराया था वो भी बोर्ड 2016 में आया हुआ है। उससे पहले जो कराया था एनसीईआरटी का सॉल्व प्लस बोर्ड का क्वेश्चन 2018 में वही क्वेश्चन है, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। तो देखते हैं पार्ट ए पर आते हैं। यहाँ पर आप देखो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपको दिया गया है, नो डाउट यहाँ पर आपकी बचत हो सकती है क्योंकि केवल एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिए गए। तो अगर आप चाहे स्केलर फॉर्म से सॉल्व करें चाहे वेक्टर फॉर्म से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर मैं कोऑर्डिनेट और भी दे देता, या ये कहते हैं यहाँ एक्स देता यहाँ वाई दे देता, यहाँ तीनों दे देते यहाँ पर तीनों दे देते, तो ऐसे केस में फिर फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म इस स्पेस का ही लगाएंगे और मैं स्पेस के तरीके से ही सॉल्व भी करूंगा इसको। आपने कहा कि जो चार्ज Q1 है, Q1 मैं 7 माइक्रोकूलम को मान रहा हूं, द चार्ज Q1 इज द 7 माइक्रोकूलम और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये -9 सेंटीमीटर, 0, 0 है। इसके पोजीशन वेक्टर को मैं R1 मान रहा हूं और इसके R1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -9 into 10 to the power -2 I कैप, 0 J कैप एंड 0 K कैप, और चूंकि मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया इसलिए मीटर्स। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया Q1 का। सिमिलरली जो चार्ज Q2 है बेटा वो आपका प्रेजेंट -2 माइक्रोकूलम है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो +9 सेंटीमीटर, 0, 0, और यहाँ से अगर मैं Q2 के पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर R2 इज इक्वल्स टू +9 into 10 to the power -2 I कैप मीटर। मैं यहाँ पर बस जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन है मैं उसी फॉर्म में सोल्यूशन लिखने की सोचा ताकि आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी आ जाए तो बेटा दिक्कत ना करे, और आ सकता है मैं बार बार कह रहा हूँ। एक चार्ज सिस्टम बना, इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एक ही पेयर बनेगा और इस पेयर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 upon Q2, Q1 into Q2 divided by mod of R1. This implies that U is equals to, ये 9 into 10 to the power 9 हो गया, Q1 आपका 7 into 10 to the power -6, Q2 आपका -2 into 10 to the power -6 divided by mod of R12। जरा देखो mod of R12 कितना होगा। अगर वेक्टर R12 निकालोगे तो -1 that is +18 into 10 to the power -2 I कैप मिलेगा, और mod of R12 अगर निकालोगे तो √I के कोफिशिएंट का स्क्वायर J ओके का तो 0 है, तो √I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 18 into 10 power -2 का स्क्वायर और पूरे का रूट तो 18 into 10 to the power -2 √I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, and that will be equals to 18 into 10 to the power -2 मीटर। तो रख दो 18 into 10 to the power -2 मीटर। 9 2 से 18, ये 2 कैंसिल हुआ, ये आपका -1 10 to the power -2 10 to the power -4 -10 that is 10 to the power -1, U will be equals to -7 into 10 to the power -1, and this implies that U will be equals to -0.7 joule। ये आया हाउ मच इज द वर्क डन टू रिक्वायर सेपरेट दैट, ये तो आया अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम। अब आप ये जानते हो कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इंफिनिटी, तो वर्क डन ऑफ डिसोसिएशन हुआ ना, और वर्क डन ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होता है,
माइनस ऑफ यू के बराबर होता है, एंड दिस इम्प्लाई दैट वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्जेस टू द इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस माइनस दैट इज प्लस 0.7 जूल। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा दोबारा इन चार्जेस को इंफिनिटी तक ले जाने। अब आते हैं बी पार्ट पर। ये एक बढ़िया बना दिया पार्ट उन्होंने। बी पार्ट में कहते हैं कि अगर इसी सिस्टम में सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस है, वहीं पर -9 पर +7 लाके रखेंगे, +9 पर -2 लाके रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी है E इज इक्वल्स टू A/r²। यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी बेटा, दैट इज E इज इक्वल्स टू A/r², जहां पर एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁵। मीन्स देखा जाए तो ए की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 × 10⁵, यस 9 × 10⁵ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर ये आपको दे रखा। कहता कि अगर एक्सटर्नल फील्ड सेटअप कर दी है, अब बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पेयर ऑफ चार्ज सिस्टम बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, अभी फॉर्मूला डिराइव किया केस 2 में। क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, U इज इक्वल्स टू W1 in bringing the Q1 means 7 microcoulomb from infinity to the point this, W2 bringing the Q2 in the presence of external field, that is minus Q2, and work done bringing the Q2 in the presence of Q1, that is W12। क्या निकाला था ये, U is equals to चार्ज Q1 मल्टीप्लाइड बाई जहां पर लाके रखा वहां का पोटेंशियल, चार्ज Q2 मल्टीप्लाइड बाई जहां पे लाके रखा वहां का पोटेंशियल, 1/4πε0 Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई उन दोनों की रिलेटिव सेपरेशन का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ R, वो आप पहले ही निकाल चुके हो। ठीक, या ये कहते हैं इतना पार्ट तो पहले निकाले बैठे हो, -0.7। अब बात आती है कि V1 और V2 पता होगा तब आपका निकल पाएगा कि Q1 को लाने में कितना वर्क डन किया आपने एट द पॉइंट दिस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और Q2 को लाने में कितना वर्क डन किया एट द पॉइंट 2 इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है कि V कैसे आएगा, दिया किसका एक्सप्रेशन है, E का। E दिया हो तो V कैसे मिलता है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर E इज द फंक्शन ऑफ R दे रखा है ना बेटा, E कोई कांस्टेंट तो दे नहीं रखा, E इज द फंक्शन ऑफ R दे रखा है, और अगर E इज द फंक्शन ऑफ R है तो E को क्या लिख सकते हो, -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड is a potential gradient that is A/r², and this implies that dV is equals to -A/1/r² into dr। इंटीग्रेट कर दीजिए, V का एक्सप्रेशन आ जाएगा, and this implies that V is equals to माइनस, यहाँ पर 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस A/r, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दैट इज A/r। ये आ गया पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो हमें पोटेंशियल एट 1 मिलेगा, और इस पॉइंट का रखेंगे तो पोटेंशियल एट 2 मिलेगा। तो देखो V1 कितना है, V1 इज इक्वल्स टू A1/mod ऑफ R1। ध्यान देना, लिखा R है लेकिन समझेंगे mod ऑफ R1 ही। V1 इज इक्वल्स टू A कितना, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई mod ऑफ R1। अगर देखा जाए तो R1 कितना था, 9 × mod निकालोगे तो कितना आएगा, 9 × 10⁻²। सिमिलरली V2 अगर देखें तो A/mod ऑफ R2, and this equals to V2 equals to 9 × 10⁵, और mod of R2 भी कितना आएगा, mod of R2 is also 9 × 10⁻²। ये आ गया V1 और V2। अब रख दो वैल्यू, this implies that U is equals to Q1 कितना है, 7 × 10⁻⁻6 into 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻²। Q1 V1, Q2 कितना है, -2 × 10⁻6, V2 कितना है, 9 × 10⁵, 9 × 10⁻²। यहाँ कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपने कैलकुलेट रखा, पहले ही सेम वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज दैट U इज इक्वल्स टू
ये 9 और 9 कैंसिल, 10 पावर माइनस 2 कैंसिल, ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 3, ये कैंसिल 10 टू द पावर 2, सॉरी 10 पावर माइनस 2 ये कैंसिल करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो 10 टू द पावर 1, 10 पावर माइनस 2 ये 10 पावर माइनस 4, ये कैंसिल किया तो 10 टू द पावर 1 बचा, ये 9 और 9 कैंसिल, तो ये आया 70 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 0.7, and this implied that 70 minus 20 50 and 50 minus 0.7 that is plus 49.3 joules. ये आपकी आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आते हैं बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 charges Q1, Q2 and Q3 located R1, R2 and R3 with respect to common origin। इसमें क्वेश्चन जैसा ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि बोर्ड 2010 का ही ये क्वेश्चन है, दिल्ली 2010 का ये क्वेश्चन है, दिल्ली सेट में पूछा गया। जरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन चार्ज सिस्टम लिखना हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या स्टेप होते हैं? चार्जेस को लोकेट कर देंगे, उसके बाद उनके क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो देखो बेटा, ये चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ये चार्ज Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। मान लेते हैं कि ये चार्ज Q3 है और इसका पोजीशन वेक्टर R3 है। मैंने कहा Q1 और Q2 को अगर हम पेयर बनाए, पहला पेयर, तो Q1 से Q2 या Q2 से Q1 की सेपरेशन पता होनी चाहिए। कितना हो गया? R12, एक पेयर हमारा ये बन गया। Q2 Q3 हमारा एक पेयर बन गया, दैट इज इस डिस्टेंस को आप कह सकते हैं R23, या R3 से 2 है तो R32। Q1 Q3 हमारा एक पेयर बन गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R13। आपने यही तो किया, एक पेयर ये बना लिया Q1 Q2 का, एक पेयर आपने बना लिया Q2 Q3 का, और एक पेयर बना लिया आपने Q1 Q3 का। तो 3 यूनिक पेयर्स आपने बना लिए। इस पेयर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रही है आपने उसे U2 कह दिया, इस पेयर में जो स्टोर कर रही है उसे आपने U2 कह दिया, सॉरी इसको U1 कह दिया, इस पेयर में जो स्टोर कर रही है U2 कह दिया, इस पेयर में जो स्टोर कर रही है वो U3। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो U इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? U1 प्लस U2 प्लस U3, एंड दिस इंप्लाइड दैट U इज इक्वल्स टू U1 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इनटू Q2। पहला पेयर ये है ना बेटा, Q1 इनटू Q2, और यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ R12। ले लिया आपने 2 नंबर, एक नंबर डायग्राम के और एक नंबर यहाँ एक्सप्रेशन से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 अपॉन मॉड ऑफ R32, 3 से 2 गए तो R32 लिख दिया, मॉड तो 2 3 और 3 2 का सेम ही होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3, दैट इज Q1 इंटू Q3, Q1 इंटू Q3 अपॉन मॉड ऑफ R13। तो अपनी तरफ से बेटा कोशिश ये करी कि जितने भी कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाए या जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं आपके लेवल पर, उनको अच्छे से आपको बता दिया जाए, उन पे क्वेश्चन करा दिया जाए। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आई होप कि दैट विल बी द लास्ट लेक्चर इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज पर इतना।